Students, my name is Akanksha Sharma and I am an online tutor. You can see my profile in My5 Tutor website. It is an online teaching website where the teacher and students both make their profile. And today I will teach you class 12th biology first chapter. It's a zoology first chapter. It's called जीवों में जनन. दिस इज़ फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, आज हम जीवों में जनन कैसे होता है इसके विषय में यहाँ पे पढ़ेंगे. तो जीवों में जनन दो प्रकार से होता है. नंबर 1 है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन. अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन. प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकते हैं. जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की उस जीवन अवधि को निरूपित करता है. चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है. ये देखिए, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं. ये देखें, यहाँ पे एक हाथी का चित्र है और यहाँ पे गुलाब के पौधे का आप चित्र देख रहे हैं. ये देखिए, हाथी का चित्र है, ये गुलाब के पौधे का चित्र है. तो यहाँ पे जीवन अवधि यानी लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ साइकिल से नहीं बोलेंगे, लाइफ स्पैन बोलेंगे. लाइफ साइकिल तो जीवन चक्र हो गया. सो यहाँ पे आपने चित्र में देखा, इनके बारे में पता लगाकर दिए गए चित्र 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए. यहाँ पे बता रहे हैं, क्या यह दोनों बातें रोचक एवं कौतूहलपूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकती है. इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है. आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार साइज से संबंध नहीं है. कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है. ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है. जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है. दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है. इस क्योंकि हम मानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती. इस वास्तविकता को जानते हुए आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज़ की विशाल संख्या विद्यमान है. जैसे मान लीजिए कि अमीबा एक कोशीय जीव है, तो उसकी मृत्यु नहीं होती है. ये अमीबा जो है मनुष्य के शरीर में भी पाया जाता है. आपने एक कोलाइटिस नाम की बीमारी के विषय में ज़रूर सुना होगा. सॉरी, 1 मिनट. आपने कोलाइटिस नाम की
बीमारी के विषय में अवश्य सुना होगा। ये कोलाइटिस जो बीमारी है ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के विखंडन के फलस्वरूप ये बड़ी आंत के जो कोलन का जो अग्रभाग है वहाँ पे ये निवास करता है और अपनी लाइफ साइकिल पूर्ण करता है। इसे हिंदी में इस बीमारी को संग्रहणी भी बोलते हैं। इसमें रोगी को बार बार दस्त के लिए जाना पड़ता है वॉशरूम। यहाँ पे देखेंगे मगरमच्छ है, घोड़ा है, फल मक्खी है, धान का पौधा है, कछुआ का इसमें दिए हैं जीवन काल 100 से 150 वर्ष, और तोते का भी जीवन काल जो है वो 140 से 150 होता है। ये बरगद का वृक्ष है। यहाँ पे श्योर नहीं है, यहाँ पे जीवन अवधि ये अनुमानित दी गई हुई है। जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है, संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। आप बाद में अध्याय 5 आनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। तो जीव विज्ञानी संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। यहाँ पे बात अमीबा की ही हो रही है। जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक इसमें दिए हुए हैं। जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है, संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। आप बाद में अध्याय 5 आनुवांशिकता के दौरान और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवंशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। जीव विज्ञानी संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। जनन क्रिया 2 प्रकार की होती है, जो एक अथवा 2 जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो,
तो वह जनन अलैंगिक कहलाता है। इसमें देखिए कहा जा रहा है लैंगिक जनन के बारे में जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें जो जनक होता है वो केवल एक ही होता है और जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक गैमीट में युग्मन होता है तो वह लैंगिक जनन होता है। जैसा कि आप इस परिभाषा से आप खुद ही समझ गए होंगे, अलैंगिक में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। और इस 1 मिनट अलैंगिक जनन इस विधि में एकल जीव जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। क्या यह संतति आनुवंशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है? आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। चित्र 1.2 अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है आदि। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र सब दिए हुए हैं। तो पैरामीशियम है, इधर अमीबा है। ये लैंगिक प्रजनन संरचना क्लेमाइडोमोनास ये ए है। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु बी है। पेनिसिलियम की कोनिडिया, ये जो ऊपर आप चित्र देख रहे हैं ये वाला, इसे कोनिडिया बोलते हैं। हाइड्रा में कलिका, स्पंज में जेम्यूल स्पंज, ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाती हैं। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाभ संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है जिसे पुटी या सिस्ट कहते हैं। इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में पुनरागमन पर पुटीकृत अमीबा फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे
शैवाल विशेष अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु जू स्पोर्स हैं, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं। अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनिडिया, पेनिसिलम, कलिका हाइड्रा तथा जेम्यूल स्पंज होते हैं। कक्षा 11 में आपने पादपों के कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा। आपका क्या विचार है? कायिक जनन भी एक प्रकार का लैंगिक जनन है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है, जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है? पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई प्रोपेग्यूल कहलाती है। चूँकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः यह लैंगिक जनन ही होगा। कायिक जनन को अलैंगिक जनन भी कहेंगे। कायिक जनन इज इक्वल टू अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन चूँकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, तो प्रत्येक भाग टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है, जो संतति उत्पत्ति में सक्षम होते हैं। उदाहरणतः हाइड्रा यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति वाटर हाइसिंथ अथवा बंगाल के आतंक के बारे में अवश्य सुना होगा, या कुछ भी नहीं, बल्कि जलीय पादप वाटर हाइसिंथ है, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती हैं। आप इसके बारे में और अधिक अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे। बहुत जानकर रोचक लगता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इससे सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है और अल्प समाज में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है और अपने आप से जलाशय को ढक देता है, और इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है? क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आँख भी कहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने ये तो देखा ही होगा कि आलू के ऊपर जहाँ पे एक जगह आलू रखी होती हैं, तो वहाँ पे ग्रीन कलर के छोटे छोटे से कण उगाते हैं। इनको आइज़ भी बोलते हैं, इनको पोटैटो आइज़ भी बोलते हैं। और इनसे छुटकारा पाना ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आलू काटते समय क्या करना चाहिए कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये खाने के साथ ना आ पाए, तो उसको तो अलग कर ही देना चाहिए।